का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 67th बीपीएससी के लिए इतना जानिए कि पूरा 110% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आर्थिक नीति अपना करके भारतीयों का शोषण किया है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और वास्तव में ब्रिटिश जो आर्थिक नीतियाँ जो है वो औपनिवेशिकवाद का जो चरण है, औपनिवेशिक हित की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत एवं भारतीयों का उपयोग किया है, उसी को हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। पंडित नेहरू ने कहा भी था औपनिवेशवाद का जो चरण है वही आर्थिक नीतियां भी है ब्रिटिश का। तो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, इसको 3 चरण में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने 3 चरण में भारतीय जो आर्थिक है, भारतीय आर्थिक दोहन करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले भूमिका में क्या लिखेंगे वो देखिए। भूमिका में लिखा जाएगा, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति सदैव साम्राज्यवाद के लक्ष्यों जैसे कंपनी के मुनाफे में वृद्धि और विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यानी अंग्रेज लोग कंपनी के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से 1608 ईस्वी में आए थे, किंतु उनका आगे चल करके सिर्फ मुनाफा ही नहीं रह जाता, वो बहुत सारे क्षेत्रों को विजित भी करते हैं। 1757 के बाद, पलासी के मैदान के बाद युद्ध जो होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, उसके बाद उन क्षेत्रों पर वो नियंत्रण भी करते हैं। तो उनकी आर्थिक जो नीतियां हैं, किस प्रकार से मुनाफा वृद्धि हो और किस प्रकार से जो विजित क्षेत्र है उस पर नियंत्रण हो, उसी लक्ष्य पे आधारित है। इनकी आर्थिक नीतियों को जॉन सुलिवन की एक पंक्ति है उससे समझा जा सकता है। जॉन सुलिवन कहते हैं, सुलिवन, कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों में से प्रत्येक अच्छी वस्तुओं को ले लेती है और फिर टेम्स के किनारों पर निचोड़ देती है। एक स्पंज की भांति उन लोगों की आर्थिक नीति काम कर रही थी। यानी भारत से जो भी अच्छे गुड्स वस्तु थी उसको ले जा करके ये लोग इंग्लैंड पहुंचा देते थे। तो ऐसा बात ब्रिटिशर्स इतिहासकार ने ही, ब्रिटिश के जो इतिहासकार हैं जॉन सुलिवन ने ही यह बात बोला है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है भारतीयों का आर्थिक दोहन कर रहे थे। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को हम उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं या देख सकते हैं। अब कहिएगा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण कितने थे? तो 3 चरण थे। पहला चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। शुरुआत में ये लोग वाणिज्यवाद के करने आते हैं, व्यापार करने आते हैं, वहाँ के सरकार के, वहाँ के राजा रानी जो भी महारानी है उसके संरक्षण में, यानी वहाँ का जो राजतंत्र है वहाँ के संरक्षण में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए। क्या करने आती है? व्यापार करने आती है। तो ये जो पहला चरण है 1757 से 1813, ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है और इसमें वो लोग खास करके वहाँ से कुछ सामान लाते थे और यहाँ से उसके बदले में गरम मसाले, रेशमी वस्त्र ये सब खरीद करके यूरोपीय बाजार में जा करके बेचते थे। तो ये बिल्कुल व्यापार आधारित था, व्यापार उनका उद्देश्य था। वहाँ से सोना चांदी जो भी लाते थे और फिर यहाँ से जो है प्रोडक्ट ले जाते थे शुरुआती दौर में, यानी 1608 के बाद। लेकिन यहाँ पर देखिए 1757 से 1813 की घटना है। इसमें क्या होगा कि सिराजुद्दौला, जब पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला हार जाता है, आगे चल करके अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे द्वैध शासन की बात की जाती है, द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में लागू किया जाता है। तो अब ये लोग विभिन्न अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा या विभिन्न टैक्स के माध्यम से, चूंकि दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों के पास रहती है, तो अब वो भारतीय पैसा ही टैक्स के रूप में करके रूप में वसूली करते हैं और उसी पैसा से प्रोडक्ट खरीद करके कहाँ भेजते हैं? इंग्लैंड भेज देते हैं। ठीक है, तो यानी भारतीय पैसा को ही कर के रूप में लेना और वही कर के पैसा से प्रोडक्ट खरीद के और फिर ब्रिटेन भेज देना और फिर उसमें मुनाफा कमा लेना। ठीक है, तो दोहरी यहाँ पे शोषण की गई वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में।
अब आ जाइए औद्योगिक पूंजीवाद। दूसरा चरण है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। इसमें आपको पता होगा 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत कंपनी का सिर्फ चीन और चाय का व्यापार ही रहता है, बाद बाकी सारा चीज विभिन्न कंपनी जो भी थी इंग्लैंड की कंपनी सब के लिए मुक्त कर दिया जाता है। यानी मुक्त व्यापार की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाया जाता है और भारत में उद्योग धंधे भी स्थापित किए जाते हैं और यहाँ का जो व्यापार होता है वो सब के लिए खोल दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की कंपनियां अब आ सकती थी भारत में और इंग्लैंड की हो चाहे किसी भी देश का, वो आकर के व्यापार कर सकती थी। तो दूसरा जो है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है और इसमें क्या किया गया, वाणिज्यिक खेती के माध्यम से किसानों का आर्थिक शोषण किया गया। यहाँ से कपास ले जाया जाता था कहाँ, इंग्लैंड में मैनचेस्टर, वहां पे जाके कपड़ा बना के फिर यहीं ला करके बेच दिया जाता था उच्च दामों पर। तो औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में भारत को केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता के रूप में और तैयार माल को के एक बाजार के रूप में भारत का उपयोग किया जा रहा है। तीसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद से बहुत ज्यादा इन लोगों के पास पैसा आ गया। अब ये लोग पूंजी निवेश करेंगे। अब ये लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा बागान बनाएंगे, रबर का बागान, चाहे आप कपास का खेती करवाएंगे, नील का बागान, और उनके माध्यम से ये लोग क्या करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे। मतलब पूंजी लगा के रेलवे में पूंजी लगाएंगे और उसके बदले में ब्रिटिश सरकार उसको 5% मुनाफा देती थी। ठीक है, तो यह है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। चूंकि औद्योगिक पूंजीवाद के कारण जो है उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाता है, तो वो अब क्या करेंगे, खुद व्यापार नहीं करेंगे, अब निवेश करेंगे, रेलवे में निवेश करेंगे, डाक विभाग में निवेश करेंगे और उसके बदले में, चूंकि अंग्रेज का यहाँ पे शासन था, तो उसके बदले में 5 से 50% तक उनको मुनाफा दिया जा रहा था। तो ये तीनों चरणों को आप फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करके देखिए कैसे कैसे क्या लिखना है सब में। अब आइए प्रथम चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। जैसा कि नाम के लिए वाणिज्यवाद भी हमने आपको बताया ही था, यानी जब राज्य के संरक्षण में या राजाओं के संरक्षण में जो व्यापार किया जाता था, या कह सकते हस्तक्षेप आधारित व्यापार, जिसमें राजा हस्तक्षेप करता था या राज हस्तक्षेप करता था, उसको हम वाणिज्य कहते थे। तो इसका चरण का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना था। इस प्रक्रिया में बड़े स्तर पर भारतीय धन की लूट की गई। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना के बाद जो धन प्राप्त होता था उसका उपयोग आयात के लिए वस्तुएं खरीदने तथा ब्रिटेन उद्योग के विकास हेतु होता था। यानी यहीं का टैक्स का पैसा ये लोग यहीं प्रोडक्ट खरीद के कहाँ भेजते थे, लंदन, इंग्लैंड, और फिर वहां पर बेचते थे। विभिन्न वक्तव्य इसके बारे में जो विभिन्न इतिहासकार है उन्होंने क्या बोला है, 1765 से 72 का काल जो धन लूट हुई, के.एम. पनिकर ने इसे डाकू राज की संज्ञा दी है। तो 1765 से 72 ईस्वी को किसने डाकू राज की संज्ञा दी है, के.एम. पनिकर ने। यहां तक कि ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवेल एस्फियर हैं, उन्होंने कहा कि यह खुला एवं बेशर्म लूट था जिसका आरंभ अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, तो बेशर्म तरीका से लूटा गया था भारतीयों को। कब से कब तक, तो प्रथम चरण में 1757 से लेके 1813 तक। अब आ जाइए द्वितीय चरण। द्वितीय चरण है यहाँ औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1858। चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित हो चुके थे इंग्लैंड में, अब सब कंपनी को बाजार चाहिए था, सबको कच्चा माल चाहिए था, तो भारत का उपयोग सबके लिए खोल दिया गया। 1813 ईस्वी के एक्ट के तहत भारतीय व्यापार में कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, सिर्फ चाय और चीन के साथ छोड़ करके। यानी चाय का व्यापार सिर्फ कंपनी करेगा और चीन के साथ। और चीन में क्या चीज बेचता था, अफीम। बाजार घाटा नहीं हो इसलिए वो अंग्रेज लोग अफीम, गांजा जो होता है उसका सप्लाई करता था चीन में। चीन में अफीम युद्ध भी हुआ था। इसके साथ ही व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, जो आगे चल करके 1833 के अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया। इसका उद्देश्य क्या था, द्वितीय चरण का, ब्रिटिश औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप भारत को एक कच्चे माल के स्रोत तथा तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित करना था। यानी कच्चा माल किस तरीका से भारत से इंग्लैंड पहुंचे और वहां से तैयार माल
किस तरीका से भारत में बेचा जाए। तो यहीं पे ये लोग दिमाग लगा रहे हैं। सूती कपड़ों के घर में सूती कपड़ों का भरमार कर दिया गया, ऐसा बात कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जहां से पूरा सूती वस्त्र पूरे विश्व में जा रहा था, अब वहीं पे सूती वस्त्र कहां से आ रहा था? इंग्लैंड से आ रहा था। यानी सूती वस्त्र के घर को ही नहीं और सूती कपड़ों का भरमार कर दिया गया बाहरी लोगों के द्वारा। अब आ जाइए तृतीय चरण, यह वित्तीय पूंजीवाद, निवेश का चरण है। इसमें अंग्रेज लोग के पास जो पूंजी हो गया था वो अब क्या करेगा? व्यापार नहीं करेगा, अब निवेश करेगा। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन खुद सेलिंग नहीं करेगा, खुद नहीं खरीद बिक्री करेगा, वो क्या करेगा? पूंजी लगा देगा और उसके बदले में मुनाफा खाता है। 1858 से 1847 का चरण क्या कहलाता है? तीसरा चरण है और यह वित्तीय पूंजीवाद का है। क्योंकि इसी चरण में रेलवे का विकास होगा, संचार माध्यम होगा, उसके लिए फंड चाहिए था, तो सरकार विभिन्न बिजनेसमैन या पूंजीपतियों को उसमें पूंजी लगाने के लिए कहता था और उसके बदले में बहुत ज़्यादा संख्या में, मात्रा में कह सकते हैं कि उसको ये ब्याज दर देता था या मुनाफा देता था। तो इस चरण का मूल उद्देश्य भारत में पूंजी निवेश कर अधिक से अधिक लाभ कमाना था। साथ ही इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नियंत्रण को विस्तारित एवं चिर अस्थायी बनाना था। इसमें विशेष रूप से रेल का विकास क्यों किया? एक तो इनकम जनरेट तो होता ही था, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके, सेनाओं को तुरंत भेजा जाए, अगर कहीं क्राइम हुआ कुछ हुआ तो तुरंत आपस में। तो रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किया था। उसके बाद बागवानी में कृषि का, जैसे कॉफी का, रबर, नील आदि का यहाँ पे खेती किया गया, यानी वाणिज्यिक खेती पर दूसरा चरण में जोर दिया गया। औद्योगिक चरण में वाणिज्यिक खेती पर जोर दिया गया। वाणिज्यिक खेती यानी ऐसा फसल की खेती करना जो व्यापार के लिए उपयुक्त हो, वाणिज्य के लिए उपयुक्त हो, जैसे नील की खेती करवाना, जैसे कॉफी की खेती करवाना, जैसे आपका कपास की खेती करवाना, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में ही संचार के साधन जैसे रेल बम्बई से थाने तक बनाया गया 1853 ईस्वी में। प्रथम तार बनाया गया कलकत्ता से आगरा के बीच 1853 ईस्वी में। कुछ बैंकों की भी स्थापना हुई, जैसे 1881 ईस्वी में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। नेहरू के अनुसार ब्रिटिश आर्थिक नीति ही औपनिवेशिक आर्थिक नीति है, ठीक है। तो ये तो दूसरा चरण था और तीसरा चरण है आपका, इसका लगता है पेज छूट गया है, ये तीसरा चरण ही था। अच्छा हाँ, पूंजी निवेश का, ठीक है, हाँ वो तो था औद्योगिक चरण में था आपका। तो यहाँ पे पूंजी निवेश का जो चरण है वो तीसरा चरण था, सॉरी। चलिए तीसरा चरण भी हो गया आपका। तो अब लास्ट में निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? इस प्रकार हम पाते हैं कि अंग्रेजों ने विभिन्न औपनिवेशिक चरणों के माध्यम से आर्थिक नीतियां बनाई तथा ज्यादा से ज्यादा भारतीय धन का निष्कासन किया। तो छोटा सा टॉपिक था, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो तीनों चरण याद रखेंगे। सबसे पहला चरण 1757 से 1813, दूसरा 1813 से 1858 और तीसरा 1858 से 1947 तक। 3 चरण के माध्यम से अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां बनाई और भारतीयों का जितना हो सका उसने शोषण किया, ठीक है। अब इसी में जैसे 64th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि का वाणिज्यिकीकरण से आप क्या समझते हैं और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हुए उस संदर्भ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप लोग को, तो वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना फिर से है। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड करें और बाय करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।